नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं आंचल गुलाटी गुंबर। शुक्रिया गौरव। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और बात होगी साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियों को लेकर। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। अमृतसर से कटरा जा रही बस झज्जर कोटली के पास गहरी खाई में गिरी। 7 लोगों की मौत, कई घायल, 4 की हालत गंभीर। राहत और बचाव के काम में जुटा प्रशासन। मानिकपुर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। शांति बहाली के लिए मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह और अधिकारियों के साथ उन्होंने की उच्च स्तरीय बैठक। हिंसा से प्रभावित पीड़ित परिवारों को मुआवजे का ऐलान आज करेंगे सर्वदलीय बैठक। मोदी सरकार के केंद्र में 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का आज से देश भर में विशेष संपर्क अभियान। 1 महीने तक जिला, मंडल और बूथ स्तर पर होंगे कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं को मिली सरकार के 9 साल के काम को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। भारत की यात्रा पर आए कंबोडिया के राजा का आज राष्ट्रपति भवन में होगा परंपरागत स्वागत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ करेंगे मुलाकात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी होगी अहम मसलों पर बातचीत। शराब नीति में कथित घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया के लिए आज अहम दिन। ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। 600 करोड़ रुपए की अवैध कमाई का है आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाइजीरिया यात्रा का आज आखिरी दिन। अबुजा में बांग्लादेश की ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्री मोहम्मद तजुल इस्लाम के साथ हुई अहम बातचीत। टिनुबू के राष्ट्रपति पद की शपथ समारोह में हुए शामिल। धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स बनी 5वीं बार आईपीएल चैंपियन। मैच के आखिरी गेंद पर जडेजा की बदौलत टीम ने खिताबी मुकाबले में गुजरात टाइटंस को दी मात। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जैन यूनिवर्सिटी के तैराक शिवा श्रीधर ने जीते 7 स्वर्ण सहित कुल 13 पदक। शिवा के शानदार प्रदर्शन ने जैन यूनिवर्सिटी को दिलाया अंक तालिका का शीर्ष स्थान। तो नया सवेरा में देख लेते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। और सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। अमृतसर से कटरा जा रही बस गहरी खाई में गिर गई है। इस हादसे में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राहत और बचाव का काम जारी है। बस जम्मू जिले के झज्जर कोटली इलाके में करीब 200 फीट नीचे गिरी। ये जगह जम्मू से लगभग 35 किलोमीटर और कटरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं, जहां पर ये घटना जो घटी है, साफ तौर पर राहत और बचाव के काम में प्रशासन जुटा हुआ है और झज्जर कोटली की गहरी खाई में ये बस जा गिरी। जम्मू कश्मीर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 7 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। इस पर बात करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता रमेश रैना। रमेश, ये एक दर्दनाक हादसा है, आखिर किस तरह ये हादसा हुआ और अभी जो बचाव और अभियान चलाया जा रहा है वो किस स्तर पर चलाया जा रहा है? घायलों की किस तरह से मदद की जा रही है? देखिए, ये जो हादसा हुआ, जो भीषण हादसा, वो सुबह 5:10 के करीब हुआ। ये गाड़ी अमृतसर से आ रही थी, कटरा की तरफ जा रही थी और उसमें जो यात्री थे लगभग 70 से 75 यात्री इसमें थे, जिसमें बच्चे भी थे। और कहा जा रहा है कि ये मुंडन करने के लिए, बच्चों का मुंडन करने के लिए कटरा जा रहे थे। तो सुबह वहां पहुंच के दुर्घटना का शिकार हो गई। अभी तो इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स मिले हैं, जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने बताया कि 7 लोगों की स्पॉट पे क्या मृत्यु हो गई है। बाकी कुछ ऑलमोस्ट 16 लोग जख्मी, जिनमें से 4 गंभीर रूप से घायल। उनको जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया और जो बाकी बच्चे हैं, बाकी जो 12-13 लोग, उनको नजदीकी अस्पताल में ले लिया गया इलाज के लिए। अभी युद्ध स्तर पे वो जो मतलब राहत कार्य वो जारी है, वहां पर उनको बाहर निकालने की कोशिश की रही है, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि कुछ जो यात्री हैं
वो उसमें फंसे हुए हैं। तो अभी मतलब बचाव दल वहां पहुंच गया, पुलिस टीम वहां पहुंच गई और रेस्क्यू टीम से वो भी वहां पहुंच गई है और युद्ध स्तर पे वो राहत कार्य चल रहा है वहां पे जी। रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और साफ तौर पर जो स्थिति है वहां पर वो क्या कहती है इस वक्त? देखिए, ऐसा जो हमने डीसी से बात की, उन्होंने कहा कि जब सुबह सुबह ये क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हुआ था तो स्थानीय लोग पहले वहां पहुंचे, सीआरपीएफ का एक वहां कैंप वहां पर था नजदीक, वो भी वहां पहुंच गए और अभी जो है अभी मतलब सबसे पहले कि जो अभी वहाँ घायल यात्री हैं उनको मतलब निकालने की कोशिश की जा रही है। उसमें से 16 को निकाल लिया गया है क्योंकि एक वहां पर एक जो पैसेंजर था उनसे हमारी बात हुई, कह रहे हैं कि तकरीबन 70 से 75 लोग उसमें यात्री उसमें सवार थे बच्चों को लेके और अभी जो राहत कार्य वो पूरा चल रहा है। रेस्क्यू टीम से वो उनको निकालने की कोशिश करे, हो सकता है और भी बस के नीचे क्या और भी कुछ लोग हैं जो फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश की जाए। अभी प्राथमिकता उनको इम्पोर्टेंस उनको दी जा रही है कि उनको कैसे वहां से बाहर निकाला जाए और नजदीक अस्पताल में लिया जाए। जी गौरव। और साथ ही खास तौर पर ये जो भौगोलिक स्थिति अगर समझने की कोशिश करें रमेश, तो ये जो इलाका है ये कहाँ पड़ता है और अगर हम ये जानने की भी कोशिश करें जो घायल हैं उनका किस तरह से इलाज जो है वो किया जा रहा है? देखिए, जो स्पॉट है ये अगर आप जम्मू से कटरा की तरफ जाते हैं, जम्मू श्रीनगर जो नेशनल हाईवे है उसके पास ही हाईवे पे एक जजरकोटी आता है और वहां से आगे जाके थोड़ा ये रास्ता ये कटरा की तरफ मुड़ता है। तो हाईवे पे है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, कोई 15 से ऑलमोस्ट कोई 30 किलोमीटर जम्मू से दूर है। ये 30-35 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जम्मू से हाईवे पे पड़ता है और आगे रास्ता कटरा की तरफ जाता है। तो उससे पहले जहाँ पर ये एक पुल है, पुल से नीचे गिर गई ये गाड़ी है और थोड़ा उससे आगे एक रास्ता मुड़ता है वो कटरा की तरफ चला जाता है। तो ये यात्री बस थी कटरा की तरफ जा रही थी जब ये दुर्घटना का शिकार हो गई है। अभी वहां पर टीमें लगी हुई हैं, बचाव दल लगा हुआ है, पुलिस बाकी अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग वहां पहुंचे और उनका जो घायल है उनको वहां से निकाला जा रहा है। और रमेश, एक संक्षिप्त में एक चीज और कि तमाम जो यात्रीगण थे क्या ये लोकल्स थे या फिर कोई और शहरों या कोई और राज्यों से भी थे? इसके बारे में कोई जानकारी पता लग पाई? गाड़ी अमृतसर से निकली है, वहां से कल शाम निकली थी वहां से और एक पैसेंजर से हमने बात की जो कि उसी गाड़ी में था। उसका ये कहना है कि हम जा रहे थे यहाँ पर कटरा जा रहे थे, बच्चों को मुंडन कराने के लिए जा रहे थे, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में अभी सारा ध्यान दिया जा रहा है कि वो जो यात्री है उनको वहां से निकाला जाए, उनको नजदीक अस्पताल में कैसे लिया जाए। तो लेकिन जो मैक्सिमम लोग थे वो बाहर के लोग थे, यहाँ पर पंजाब अमृतसर से आए हुए थे। जी ठीक है रमेश, आप नजर बना कर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अगली खबर का आप रुख करते हैं। बढ़ते आगे और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां अनंतनाग जिले में कल रात आतंकवादियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की। उधमपुर के एक नागरिक को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने उधमपुर निवासी दीपू को गोली मार दी। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। दीपू एक सर्कस मेले में काम करता था। बताते हैं कि रात में आतंकी अम्यूजमेंट पार्क पहुंचे, टेंट में सोने जा रहे दीपू को निशाना बनाकर गोली मारी। घटना के बाद पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया गया ताकि वारदात में शामिल आतंकियों की धरपकड़ की जा सके। वहीं एडीजीपी विजय कुमार का कहना है कि घटना में शामिल आतंकियों को खोज निकाला जाएगा। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। और आइए बात करते हैं मणिपुर की। हिंसा से प्रभावित राज्य मणिपुर में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से शांति बहाली की कोशिशें लगातार चल रही हैं। मणिपुर में उग्रवादियों के खिलाफ अभियान तेज हो चुका है। इस बीच दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पहुंच चुके हैं। कल रात वो इम्फाल में ही थे। इम्फाल पहुंचते ही उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी में मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह और राज्य परिषद के साथ बंद कमरे में राज्य की ताजा स्थिति को लेकर बैठक की। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य में जल्द से जल्द सामान्य और शांति बहाली के मुद्दों पर निर्णय लिए गए। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार और जनता के बीच विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई, राहत उपायों में तेजी लाने और आम लोगों के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पेट्रोल, एलपीजी गैस, चावल और अन्य दैनिक आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक हिंसा में मारे गए लोगों को उनके परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका, राज्य के मुख्य सचिव विनीत जोशी और राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह शामिल भी हुए।
बात करें आज के कार्यक्रम की तो अमित शाह आज सर्वदलीय बैठक इस मसले पर करेंगे। राज्य में शांति उपायों के लिए कई अन्य नेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर दौरे के दौरान मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने राज्य में सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए आगे की योजनाओं पर चर्चा की। और इस बीच मणिपुर के मुख्य सचिव ने कहा कि फर्जी समाचार, झूठ, अफवाहें या फिर गलत सूचना फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या फिर व्यक्तियों के किसी समूह को मणिपुर के भीतर या बाहर किसी भी जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए सत्यापित करना होगा। मणिपुर जातीय हिंसा की वजह से अशांत बना हुआ है। राज्य में सामान्य हालात पैदा करने के लिए सुरक्षा बल लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है और ऐसे में जब गृह मंत्री अमित शाह का वहां पर दौरा है तो ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह की रूपरेखा वहां पर रखी गई है जिससे जो वहां पर स्थिति है उसको सुचारू रूप से ठीक किया जा सके? देखिए गौरव, गृह मंत्री के इस दौरे से बहुत उम्मीदें हैं। हम जानते हैं कि उनका 4 दिनों का दौरा है, 29 मई, 30 मई, 31 मई और 1 जून को वो वापस लौटेंगे। तो एक कंसिडरेबल टाइम आप कह सकते हैं वो वहां बिताने वाले हैं। और गृह मंत्री के दौरे की शुरुआत से पहले हमने देखा कि एक बड़ा बयान आया, कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी। ये एक सिविल सोसाइटी का समूह है जो एक तरह से सरकार के साथ बातचीत के जरिए मामले को डिफ्यूज करने की कोशिश करा। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है गृह मंत्री का ये दौरा और उनके एबल लीडरशिप में जो पीस एंड नॉर्मल थी वो बहाल हो सकेगी। तो ये बड़ी उम्मीद जताई। आपने देखा कि कल देर शाम गृह मंत्री पहुंचे थे, देर रात पहुंचे थे और आते ही उन्होंने एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक की हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। उसमें मुख्यमंत्री के साथ जो उनका मंत्रिपरिषद है राज्य का वो शामिल था, जो गृह सचिव हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ हो। तो एक पूरे जो सिचुएशन का एक हाईएस्ट लेवल पे आप कह सकते हैं कि रिव्यू किया गया और स्पष्ट निर्देश गृह मंत्री का कि किसी भी सूरत में हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और नॉर्मलसी लाने के लिए तमाम उपाय किए जाने चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि हिंसा की वजह से कर्फ्यू लगाना पड़ा कुछ इलाकों में और तमाम जो जनजीवन प्रभावित हुआ, तो जो एसेंशियल वस्तुओं की सप्लाई है वो सुनिश्चित हो सके, उसके लिए गृह मंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया। वो सप्लाई मणिपुर में आए लोगों को उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा जो जिन लोगों की मौत हुई है इन दुखद घटनाओं में, उनके परिवारजनों को मुआवजा किस तरह से दिया जाए, उनकी कैसे मदद की जाए, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। निश्चित तौर पर आज भी कई अहम मुलाकातें उनकी होने वाली है, लेकिन एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में गृह मंत्री के इस दौरे को देखा जा रहा है। 3 चीजें आप कह सकते हैं सीधे तौर पर। सबसे पहली प्राथमिकता है कि हिंसा से सख्ती से निपटा जाए। जो फेक न्यूज फैला रहे हैं, हम जान रहे हैं कुछ आतंकी साजिशों की भी खबरें आई हैं, एक तरह से राज्य को अस्थिर करने के प्रयासों। तो एक पहली प्राथमिकता वो है। दूसरी प्राथमिकता जो एसेंशियल वस्तुओं की सप्लाई है वो सुनिश्चित रहे। तीसरी जो प्रभावित लोग हैं उन तक मदद पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत अहम दौरा है, हम मान रहे हैं सुधाकर, लेकिन आपके पास वापस आएंगे और जानेंगे कि सर्वदलीय बैठक में आज क्या कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल वक्त नया सवेरा में एक छोटी सी ब्रेक का है। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ DD न्यूज पर।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम आपको मणिपुर पर जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, वहां पर उनका दौरा है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। और गौरव, सबसे अहम बात है कि आज सर्वदलीय बैठक है और एक बात जो साफ तौर पर सामने आ रही है कि अगर इस तरह किसी भी राज्य में होता है तो खास तौर पर सोशल मीडिया का रोल बहुत अहम हो जाता है। इसी पर एक टेक लेते हैं सुधाकर, आज जो सर्वदलीय बैठक है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि सोशल मीडिया जब इस तरह का माहौल कहीं पर भी खराब होता है तो वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है, जिसमें कहीं ना कहीं अफवाहों पर लगाम लगाने की बात कही गई है। सोशल मीडिया पर अगर कोई इस तरह का तत्व गलत भ्रामक जानकारी फैलाएगा, उसको लेकर कैसे नकेल कसने की तैयारी है मणिपुर सरकार की? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आंचल। देखिए, आम लोग जो है मणिपुर के वो शांति चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं और एक तरह से मणिपुर में एक बेहतरीन विकास का दौर देखा है बीते कुछ वर्षों में। एक वक्त ब्लॉकेड और वो तमाम चीजें आम बातें थी मणिपुर में, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए शांति के साथ किस तरह से विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है वो देखा है। ये एक फैसला हाईकोर्ट की तरफ से, सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आया था। एक हाईकोर्ट का एक फैसला आया था और उसके बाद ये तनाव आया। आप कह सकते हैं कि उस फैसले की आड़ में कई ऐसे संगठन, कई ऐसे उग्रवादी तत्व, आतंकी तत्व, उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से इस पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, लोगों को भड़काया जाए, उसके बाद ये एक तरह से जातीय हिंसा फैलाया गया। तो ये एक पूरी साजिश लगती है राज्य का, केंद्र का। हमने गृह मंत्री को भी सुना था इस दौरे से पहले, उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसका समाधान बातचीत के जरिए नहीं हो सकता है। यही स्टैंड राज्य सरकार की तरफ से लिया गया था। तो कोशिश यही है गृह मंत्री के इस दौरे में, चाहे सर्वदलीय बैठक की बात हो या फिर अन्य सिविल सोसाइटी से एक तरह से संवाद के जरिए मामले को डिफ्यूज किया जाए और एक बीच का रास्ता जहां किसी तरह की कोई आपत्ति न हो वो निकाला जाए। वो बातचीत के जरिए ही निकलेगा। अतीत में भी इस तरह की समस्याओं का हल निकला है, तो वो एक कोशिश है। दूसरी, निश्चित तौर पर लगातार इसकी कोशिश हुई है कि सोशल मीडिया के जरिए और या कम्युनिकेशन के अन्य माध्यमों के जरिए जो अफवाह फैलाई जाए, जो अनरिलेटेड वीडियोज हैं उसको शेयर किया जाए, ताकि किसी तरह से ये माहौल गर्म बना रहे, उत्तेजना बनी रहे और राज्य का माहौल बिगड़ा रहे। और उसके कई इंटरसेप्ट भी, चाहे सेना हो या सुरक्षा बलों ने उसको पकड़ा भी है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए भी कि ऐसे तत्वों की जल्द से जल्द पहचान करके उनको पकड़ा जाए, उनको कानून के शिकंजे में लाया जाए। और गृह मंत्री का भी इसको लेकर एक स्पष्ट निर्देश। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया सुधाकर आपका बहुत बहुत तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। तो केंद्र में प्रधानमंत्री के अगुवाई वाली सरकार के 9 साल पूरा होने पर बीजेपी देश भर में भव्य आयोजन कर रही है। एक तरफ जहां मोदी सरकार के मंत्री अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी अपने विशेष संपर्क अभियान को भी शुरू करने जा रही है, जो कि 30 जून तक चलने वाला है। इस दौरान जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। सरकार के 9 साल पूरा होने पर 31 मई को अजमेर में बड़ी रैली होगी। इस अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाना है। इस दौरान देश भर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रैली को संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियों को देश की जनता के बीच रखने के लिए बड़े कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 9 वर्षों में उठाए गए बड़े कदमों का जिक्र किया, तो तमाम केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने शासन के 9 साल पूरे कर लिए हैं। बीते 9 सालों में देश में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि देश को आजाद भारत की भव्य, दिव्य, आधुनिक संसद मिली है। ये भारत के हजारों वर्ष पुराने लोकतांत्रिक इतिहास को हमारे समृद्ध लोकतांत्रिक भविष्य से जोड़ने वाली संसद है।
उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में रेलवे के लिए पहले की तुलना में बजट कई गुना बढ़ा दिया गया है। सबसे ज्यादा गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी। गरीबों के घर से लेकर महिलाओं के लिए टॉयलेट तक, पानी की पाइपलाइन से लेकर बिजली कनेक्शन तक, गैस पाइपलाइन से लेकर एम्स मेडिकल कॉलेज तक, रोड, रेल, जलमार्ग, पोर्ट, एयरपोर्ट, मोबाइल कनेक्टिविटी, हमने हर क्षेत्र में पूरी शक्ति से काम किया है। सरकार के 9 साल पूरा होने के अवसर पर केंद्र के दिग्गज मंत्रियों ने देश के विभिन्न हिस्सों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। 80 crore people for 2 full years have been given totally free grains and some quantity of pulses so that some protein is also supplied to them. 12 crore households have been covered with access to pure and good drinking water. You all know the story of Ujjwala. 9.6 crore families have been given free connection and then the cylinders are being used. इतने सारे काम तेज गति से हुए, प्रगति अपने देश की अर्थव्यवस्था की हो, गरीब कल्याण की हो, सेवा कार्यों की हो और सुशासन लाने की हो, गुड गवर्नेंस को प्राथमिकता देने की, इन सबको केंद्र बिंदु रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो 24 घंटे दिनों रात एक कर पूरे देश में बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक, जैसा बहन ने कहा कि समाज में सबसे नीचे की छोर पे बैठे हुए व्यक्ति तक भी समाज में बदलाव आए, इतना विश्वास दिलाता हूं कि काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, काम सेवा भाव से हो रहे हैं, सेवा भाव से करा जाएगा। When Ujjwala was rolled out and about 10 crore women got the benefit of it, it was not only providing them convenience of cooking food, it was providing them also benefit of health. It was also saving upon their time to engage in alternative vocation, and it was also giving them a sense of confidence. Similarly, toilets, 12 crore female toilets. That was not only providing convenience and security, but also ensuring the well-being of their health, which was otherwise. So many of these things which were planned, conceived, rolled out very sensitively has happened in the last 9 years. महिलाओं का सबसे बड़ा सपना एक पक्का मकान का होता था, जो कांग्रेस के समय उसमें भी कमीशन मांगी जाती थी, थोड़ा सा पैसा दिया जाता था, दीवारें खड़ी होती थी, छत पड़ती नहीं थी। मोदी जी ने 3.5 करोड़ पक्के मकान मात्र 9 साल में बनाकर दे दिए। 3.5 करोड़ पक्के मकान गरीबों को बनाकर दे दिए। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, ये कहूंगा महिलाओं का सपना भी पूरा किया और 75% महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री हुई और बाकी ज्वाइंट खाते में हुई। तो महिला का सपना पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया है। 2004 और 2014 में जो कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी, जो हमारी पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, वो उन्होंने बंद कर दी। जब हमें महामारी का सामना करना पड़ा, उस समय हमारी स्थिति ये थी कि हमारे पास ना तो हेल्थ सेक्टर के लिए पीपीईज थे, वैक्सीन को तो छोड़ ही दीजिए। सो एक नई शुरुआत की और आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ सेक्टर की जो रेस्टोरेशन हुई है, ये एक अपने आप में एक बड़ी मेजर सक्सेस स्टोरी है। नए प्रतिबिंब देश के विकास के और प्रगति के, चाहे एयरपोर्ट के रूप में हो, जम्मू कश्मीर या असम के पुलों के रूप में हो, हमारे अटल जी के नामांकन पर अटल टनल हो, प्रधानमंत्री गति शक्ति की हो, तो ये नई सोच, नई विचारधारा, आधुनिक सोच, आधुनिक विचारधारा का निर्माण आज भारत में संभव होगा।
केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके को गौरवशाली बताया। उनका कहना है कि 2014 के बाद जितनी भी योजनाएं लाई गई, वे सभी देश की आम जनता को समर्पित हैं। आज कोई भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देखने का तो साहस नहीं कर सकता। जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, भारत का हमेशा प्रयास रहा है सबको साथ लेकर के चलने की, और भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के प्रति एक सकारात्मक भाव रखता रहा है। पहली बार हो रहा है जब जैसे को तैसे का जवाब भारत दे रहा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, पहले की तुलना में सुदृढ़ हुई है। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। ये पहली सरकार है आजाद भारत के इतिहास में जिसने केवल और केवल सबके विकास के लिए काम किया है, सबके उत्थान के लिए काम किया है और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने के लिए काम किया है। और पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान और वैश्विक पहचान बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने, और उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरा होने पर उनकी उपलब्धियों को देश की जनता के बीच लेकर जाया जा रहा है। उनकी बड़ी उपलब्धियों को कोरोना महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न और 220 करोड़ लोगों को देश भर में वैक्सीन की मुफ्त खुराक देना शामिल है। इसके साथ ही देश के गरीबों के लिए कई योजनाएं लाई गयी, जिनके तहत 3.5 करोड़ पक्के मकान और 11,72,000 करोड़ शौचालय बने। उन्होंने कहा कि 12 करोड़ लोगों तक पीने का पानी भी पहुंचाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस, तो प्लस F और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लगातार खबरों में बने हुए हैं। आज का दिन भी सिसोदिया के लिए अहम माना जा रहा है। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ईडी की चार्जशीट पर फैसला सुनाएगी, जिसमें ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि आबकारी नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की कथित गतिविधियों के कारण लगभग 622 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई। इससे पहले अदालत ने ईडी की दलीलों को सुनने के बाद फैसले के लिए 30 मई की तारीख तय की और फैसला सुरक्षित रख लिया। आप नेता मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ ईडी की ये 5वीं चार्जशीट थी। ईडी ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद सिसोदिया को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआई सिसोदिया को इसी मामले से जुड़ी चल रही जांच में गिरफ्तार कर चुकी थी। आपको बता दें कि सीबीआई पहले ही गड़बड़ी के इस मामले में अपनी चार्जशीट फाइल कर चुकी है। हालांकि सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में नियमित और अंतरिम जमानत याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका दायर की है और 6 सप्ताह की जमानत मांगी है। इससे पहले निचली अदालत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। और इसी खबर पर बात करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता विकास सारथी। तो विकास, आज का दिन साफ तौर पर मनीष सिसोदिया के लिए अहम है, लेकिन अगर उनकी याचिका पर जिस तरह की सुनवाई की बात की जा रही है, क्या कानूनी विकल्प उनके पास है? बिल्कुल, देखिए, इस पे आज जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, स्पेशल प्रिवेंशन करप्शन ऑफ एक्ट के जो मामले देखते हैं जज एम के नागपाल, वो इस पर आज आदेश देंगे इस पूरक चार्जशीट पर। इससे पहले भी कई चार्जशीट दाखिल की गई हैं ईडी की तरफ से और इस पूरक चार्जशीट में भी कई आरोप लगाए गए हैं मनीष सिसोदिया पर, जिसमें ये कहा गया है कि उनका अगर कंडक्ट देखें, एजेंसी का ये कहना है कि उनका कंडक्ट देखें तो वो इस
पूरे घोटाले के, इस पूरे गड़बड़ी के मास्टरमाइंड हैं। अब इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एक और आरोप ईडी ने लगाया है कि करीब 622 करोड़ रुपए इसमें पैदा हुए अवैध तरीके से जो लेन देन किया गया है, जो पॉलिसी बनाई गई, ये 622 करोड़ रुपए हवाला के जरिए इसका लेन देन किया गया है और इसमें मनीष सिसोदिया की अहम भूमिका है। साथ ही ईडी ने ये भी कहा इस पूरक चार्जशीट में कि मनीष सिसोदिया के पास कम से कम 43 सिम थे जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया अलग अलग मौकों पर, और इसके अलावा उनके पास कई फोन थे जिनको उन्होंने नष्ट किया इस्तेमाल करने के बाद। इसमें से जो फोन पुराने फोन थे उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय इसीलिए किया क्योंकि उनको इस बात की आशंका थी कि ये भविष्य में कभी एविडेंस के तौर पर काम आ सकते हैं। इसीलिए ये जो पूरा कंडक्ट है, इसको ईडी लगातार उनके इस व्यवहार पर सवाल उठाता रहा है कि आखिर वो 43 सिम का इस्तेमाल कर रहे थे, 5 सिम खुद उनके नाम पे थे, बाकी सिम उनके सहयोगियों के थे। इसी तरह से हैंडसेट्स की बात की जा रही है कि उनको नष्ट किया गया। तो ये क्रिमिनल इंटेंट की तरफ ईडी सीधे सीधे उनको इशारा कर रही है कि उनका इंटेंट शुरू से ही गड़बड़ी का था। अब आज कोर्ट इस चार्जशीट पर अपना आदेश देगा कि इसमें जो चार्जेस लगाए गए हैं, क्या उसमें भी मनीष सिसोदिया को आगे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, ये आज साफ हो जाएगा आदेश के बाद। चलिए, शुक्रिया विकास तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो ऐसे में आज का दिन काफी अहम है मनीष सिसोदिया के लिए कि आगे आने वाली राह उनके लिए कैसी होने वाली है। और बढ़ते आगे और बात करते हैं अब राजस्थान की, जहां कांग्रेस में गहलोत और पायलट के बीच खिंची हुई तलवारें फिलहाल लगता है कि मैदान में वापस आ गई। इस बात की घोषणा कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने की। दरअसल कल पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह की कोशिशों के लिए अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें खुद वेणुगोपाल मौजूद थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खड़गे और राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ 4 घंटे लंबी बातचीत की। दोनों नेताओं ने तय किया कि वो एक साथ चुनाव लड़ेंगे। और कंबोडिया के नरेश नोरोडोम सिहामोनी भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर है। आज सुबह उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद कंबोडियाई नरेश राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कंबोडिया के नरेश नोरोडोम सिहामोनी आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वहीं विदेश मंत्री अजय शंकर कंबोडियाई नरेश से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी नोरोडोम सिहामोनी से मुलाकात का कार्यक्रम है। कंबोडिया के नरेश नोरोडोम सिहामोनी की ये भारत की पहली राजकीय यात्रा है। उनकी ये यात्रा भारत और कंबोडिया के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने की 70वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में हो रही है। दोनों देशों के बीच वर्ष 1952 में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को अबुजा में नाइजीरिया के निर्वाचित राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। अफ्रीकी महाद्वीप के देशों के उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अलावा कई राष्ट्रीय अध्यक्षों सहित भारत उन चुनिंदा गैर अफ्रीकी देशों में शामिल था जिन्हें मंत्री स्तर पर इस समारोह में बुलाया गया था। राजनाथ सिंह ने इसके अलावा बांग्लादेश के ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्री मोहम्मद तजुल इस्लाम के साथ भी बैठक की, जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अबुजा में थे। ये बैठक भारत और बांग्लादेश के बीच सौहार्द का प्रमाण है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए अपनी सरकारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। और विदेश मंत्री अजय शंकर ने भारत दौरे पर आए ब्रिटिश मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद से ब्रिटेन में भारत के राजनयिक मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने को कहा। ब्रिटेन के राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के राज्य मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद के साथ एक बैठक के दौरान एस जयशंकर ने लंदन में भारतीय उच्चायोग में चरमपंथियों द्वारा की गई तोड़फोड़ के मुद्दे को उठाया। बैठक के दौरान मुक्त व्यापार समझौते और दक्षिण एशिया से लेकर हिंद प्रशांत और G20 तक कई मुद्दों पर चर्चा की। मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भारत और ब्रिटेन के बीच 9 दौर की बातचीत हो चुकी है। और डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर नजर फटाफट अंदाज में।
निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए नए सिरे से विशेष संक्षिप्त समीक्षा करने को कहा है। कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2023 या उससे पहले 18 वर्ष के होने वाले अधिक से अधिक योग्य नागरिकों के पंजीकरण और मतदाता सूची में सुधार किया जाए। गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में कूड़े के ढेर के पास एक नर कंकाल और 4 हड्डियां मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर छानबीन की शुरू। एएसपी रवि कुमार के अनुसार ये मामला टोने टोटके का लग रहा है। नर कंकाल को पोस्टमार्टम और डीएनए जांच के लिए भेजा गया। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के शिलफाटा इलाके में रॉयल क्लासिक होटल के पास एक गोडाउन में आग लगी है। दमकल की 7 गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी हैं। आग 3 गोडाउन तक फैली हुई है। आग किस कारण से लगी, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। और अब बात करते हैं वाराणसी से जुड़ी हुई, जहां गंगा दशहरा पर श्रद्धालु गंगा स्नान, दान, जप, तप, व्रत और उपवास कर रहे हैं। गंगा की धरती पर अवतरण होने वाले दिन पर भी काशी के घाटों पर स्नान करने वालों की भारी भीड़ है। लोग घाटों पर स्नान के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन पूजन कर रहे हैं। आज के दिन सत्तू, घड़ा, पंख आदि दान करने से पुण्य मिलता है। वहीं गंगा दशहरा को देखते हुए काशी के घाटों पर वाराणसी पुलिस के साथ जल पुलिस और एनडीआरएफ के जवान अलर्ट पर हैं। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। हर दिन, हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। यूक्रेन में रूसी मिसाइलों के हालिया हमलों के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के पैट्रियट एंटी मिसाइल सिस्टम की प्रशंसा की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के अनुसार मिसाइल रोधी प्रणाली के कारण रूस के कई बड़े हमलों को नाकाम करने में सफलता मिली है। तीसरे हवाई हमले की चेतावनी के बीच रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। रूस ने इस महीने यूक्रेन की राजधानी पर अपना 16वां हवाई हमला किया। हालांकि यूक्रेन ने कीव पर दागी गई 11 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। उत्तर कोरिया जून में अपना पहला सैन्य जासूसी उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य वास्तविक समय के आधार पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर नजर रखना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति ने अमेरिका से F-16 लड़ाकू जेट खरीदने की अंकारा की इच्छा को दोहराया। रविवार को तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर एर्दोगान को बधाई देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें फोन किया था। लीबिया की एक अदालत ने इस्लामिक स्टेट के 23 संदिग्ध आतंकियों को मौत की सजा सुनाई है और इन पर घातक हमला करने का आरोप था, जिसमें मिस्र के काप्टिक ईसाइयों समेत दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख फिलिपो ग्रांडी ने सूडान में युद्ध जारी कर रहने के मद्देनजर आग्रह करते हुए कहा कि अनुमान है कि देश में सुरक्षा की खातिर अक्टूबर तक लगभग 10 लाख लोग सूडान से पलायन कर सकते हैं, जिसकी वजह से तस्करी और हथियार फैलने का खतरा है। और अब बात डीडी न्यूज की विशेष श्रृंखला हमारे पद्म की। आज हम आपको बता रहे हैं मधुबनी की सुभद्रा देवी के बारे में, जिन्होंने मैशे पर मिथिला कलाकारी से मिथिला की संस्कृति और परंपरा की झलक प्रस्तुत कर देश विदेश में पहचान बनाई है।
खूबसूरत है ना ये, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये पेपर मैशे का बना हुआ है। हालांकि इसमें तो लकड़ी का बुरादा भी डला हुआ है, लेकिन पेपर मैशे की जो कला है बहुत प्राचीन कला है। लेकिन इस कला को भी वक्त के साथ इतनी तरह से अपने पारंपरिक चित्रकारी के साथ सजाकर इसको इवॉल्व किया गया है। यहाँ देख रहे हैं कि ये ओडिसी चित्रकारी की गई है इसमें। इसी तरीके से बिहार में भी हम सब जानते हैं कि मैथिली चित्रकारी बहुत मशहूर है। महिलाएं अपने घर आंगन में भी चित्रकारी करती रहती हैं, लेकिन सुभद्रा कुमारी ने पेपर मैशे के उत्पाद बनाए, उस उत्पाद पर मैथिली चित्रकारी की। जी हाँ, और इस तरह उन्होंने इस मैथिली परंपरा को देश विदेश तक इसका प्रचार किया। लोग आते हैं इनके पास इसे सीखने के लिए, और वो भी बहुतों को प्रशिक्षित कर चुकी है इसमें। लेकिन अपने इन प्रयासों के लिए, जिसके माध्यम से पेपर मैशे पे वो मैथिली चित्रकारी करती हैं, इसी के लिए सुभद्रा कुमारी को मिला है पद्मश्री का पुरस्कार। ये खूबसूरत पारंपरिक चित्रकारी से सजी कलाकृतियां मधुबनी की कलाकार सुभद्रा देवी की पेपर मैशे की कला में महारत का उदाहरण है, जो पेपर मैशे पर मिथिला कलाकारी से मिथिला की संस्कृति और परंपरा की झलक प्रस्तुत कर देश विदेश में पहचान बना चुकी हैं। अपनी कला यात्रा की शुरुआत बचपन में दूसरों की देखा देखी मिथिला चित्रकला से ही की। उपेंद्र महारथी ने उन्हें पेपर मैशे पर मिथिला चित्रकला को उकेरने के लिए प्रेरित किया, जिसे वे 60 वर्षों से साथ रही हैं। सुभद्रा देवी ने सैकड़ों कलाकारों को इस कला में प्रशिक्षित किया है। मिथिला पेपर मैशे शिल्प कला को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शनियों से पहचान दिलाने का श्रेय सुभद्रा देवी को जाता है, जिन्होंने वर्कशॉप्स के द्वारा युवाओं को भी इसमें प्रशिक्षित किया है। मुझे बहुत इनाम मिला है। शुरू में मैंने कुछ पुरस्कार हासिल किए थे। मैं प्रदर्शनियों में जाती थी अपनी हस्तकला मधुबनी कला को अंतर्राज्यीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए। मेरा पूरा परिवार इस हस्तकला को बनाने में लगा रहता था। हम प्रदर्शनियों के लिए बेंगलुरु, मद्रास, गोवा, मुंबई सब जगह जाते थे। मेरा सारा सामान बिक जाता था। पद्मश्री सम्मान पाकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार भी भगवान की कृपा से मिला। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। मैं जब प्रदर्शनी के लिए मद्रास गई थी तो वहाँ पर सबने मेरी इस हस्तकला की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि आपको इस कला के लिए नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। पद्मश्री के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बिल्कुल निराश हो चुकी थी कि मुझे ये अवार्ड कब मिलेगा। भारत सरकार ने मुझे बहुत बढ़ावा दिया और मुझे ये अवार्ड पाकर बहुत खुशी हो रही है। पेपर मैशे फ्रेंच शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मसला हुआ कागज। इसमें कागज को पहले पानी में भिगोया जाता है, फिर लुगदी बनाई जाती है। गोंद फेविकोल के सहारे उसे आकार दिया जाता है। धूप में सुखाने के बाद उस पर विभिन्न रंगों से चित्रकारी की जाती है। सांचों का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन सुभद्रा देवी अपने कुशल हाथों से ही कृतियां गढ़ देती हैं। सफेद रंग का प्रयोग उनकी कलाकृतियों को अलग खड़ा करता है। बिहार में गाँव में महिलाओं अपने मिथिला पेंटिंग करती है। सुभद्रा देवी ने पेपर मिसी पे इस तरह मिथिला पेंटिंग बनाया और देश विदेश में पहुंचाया उन्होंने, और पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई हो। मुगल काल में पेपर मैशे कला का विकास हुआ। महिलाएं त्योहारों पर दीवारों, कपड़ों, कागज पर अरिपन, बांसपर्री, अष्टदल, कमल जैसे अनुष्ठानिक चित्र बनाती रही हैं, जिन्हें मिथिला पेपर मैशे कला के रूप में सुभद्रा देवी ने पहचान दिलाई है। अपनी कलाकारी के लिए पद्मश्री पुरस्कार हासिल करने के लिए सुभद्रा देवी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब बात कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। एयर इंडिया अपने 5 साल के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत इस साल के आखिरी तक अपनी फ्लीट में 6 वाइड बॉडी A350 प्लेन को शामिल करेगी। एयरलाइन हर महीने 550 केबिन क्रू मेंबर्स और 50 पायलटों की भर्ती कर रही है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कुछ बैंकों ने अपनी स्ट्रेस एसेट्स की वास्तविक स्थिति छुपाने की कोशिश की। इसके साथ ही
कुछ लेंडर्स में गवर्नेंस गैप भी देखा गया। कॉरपोरेट गवर्नेंस की इन खामियों से बैंकिंग सेक्टर में जो उछाल है वो आ सकता है। हालांकि उन्होंने इस दौरान किसी भी बैंक का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि इन खामियों को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। शेयर बाजार में जारी तेजी के चलते भारतीय शेयर बाजार एक बार फिर से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। जनवरी में फ्रांस ने भारत को पीछे छोड़ते हुए ये पोजीशन हासिल कर ली थी। बीते दिनों अडानी ग्रुप का मार्केट कैप बढ़ी है। वक्त एक ब्रेक का। और आइए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 का खिताब जीत लिया है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में सीएसके ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। रिजर्व डे के दिन खेले गए फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 214 रन बनाए थे। बारिश प्रभावित इस मैच में चेन्नई को 15 ओवर में 171 रन का टारगेट मिला, जिसे सीएसके ने 5 विकेट खोकर 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। उत्तर प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जैन यूनिवर्सिटी के तैराक शिवा श्रीधर ने सोमवार को आयोजित तैराकी प्रतियोगिता के अंतिम दिन 2 स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान को समाप्त किया। उनकी इस जीत ने जैन यूनिवर्सिटी को अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंचा दिया। शिवा श्रीधर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के मौजूदा संस्करण में अब तक 7 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 1 कांस्य पदक और 1 टीम स्वर्ण पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में खेले गए तैराकी स्पर्धा में जादवपुर यूनिवर्सिटी की सृष्टि उपाध्याय ने महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण पदक जीता। दिल्ली यूनिवर्सिटी की उत्तरा गोगोई ने रजत और कल्याणी सक्सेना ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। लड़कों के नौकायन में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को रजत पदक मिला। कुश्ती में लड़कियों के 57 किलो वर्ग में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की कल्पना ने पंजाब यूनिवर्सिटी की रुपेंद्र कौर को मात दी। वहीं कुश्ती में ही लड़कों के 127 किलो वर्ग में अक्षय ने तकनीकी दक्षता के आधार पर स्वर्ण पदक जीता। और आइए अब खबरें देखते हैं सिने जगत से फटाफट अंदाज में। टीवी सीरियल भाग्यलक्ष्मी के स्टार रोहित सुशांति बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी के फैन हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो कभी न कभी बड़े पर्दे पर उनके साथ काम करेंगे। रणदीप हुड्डा ने अपनी अपकमिंग फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का टीजर रिलीज किया है। फिल्म के टीजर को लेकर फैंस का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अक्षय कुमार ने देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। अक्षय अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के लिए उत्तराखंड में है। मंदिर में पहुंचकर अभिनेता को अपनी सुरक्षा टीम के साथ देखा गया। सच्ची घटना पर आधारित मलयालम फिल्म 2018 ब्लॉकबस्टर हिट बन गई है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इसने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। चिरंजीवी ने एनटीआर की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। चिरंजीवी ने कहा, दिग्गज अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो
जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई। लीवर शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। इसे स्वस्थ कैसे रखा जाए, आइए जानते हैं। जिगर मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी हमारे स्वास्थ्य के लिए अहम भूमिका होती है। कुछ कारक हैं जो जिगर को प्रभावित कर सकते हैं या जिगर के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। लगातार कई सालों तक शराब पीने से लिवर खराब होता है। दूसरी बात है फैटी लिवर। फैटी लिवर का मतलब है लिवर में फैट जमा होना, और वो लिवर फैट जमा तब होता है जब हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं और साथ में खूब सारा खाना खाते हैं या खूब सारे फैटी फूड या शुगर खाते हैं, तो उससे फैटी लिवर होता है। तीसरी चीज़ है इन्फेक्शन। 2 इन्फेक्शन बताना चाहूँगा आपको मैं इसमें, वो हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन और हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन। ये 4 इंपॉर्टेंट कारण हैं लिवर खराब होने के। जिगर हमारे शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। बाइल जूस का निर्माण करना, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का पाचन, रक्त से हानिकारक तत्वों को अलग करना और कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य जिगर द्वारा किए जाते हैं। जिगर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, ये समझना जरूरी है। कोशिश करें शराब ना पिए। दूसरी बात है कि रोज एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, फैटी फूड कम खाएं, और इसके अलावा जो 2 वायरस बताए मैंने आपको, हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस। फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन से अवेलेबल है, वो आपको भी वैक्सीन लगाएं और अपने परिवार को वैक्सीन लगाएं। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी वायरस प्रिवेंट करने के लिए कुछ चीज़ हमें करनी चाहिए। एंड जो कुछ कारण जो इन्फेक्शन होता है वो है नीडल शेयर करना, रेजर शेयर करना, या फिर अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होना। ये इंपॉर्टेंट कारण हैं हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन को होने के। इनको अवॉइड करें तो ये इन्फेक्शन भी आपको नहीं होगा। कुछ सावधानियां रखकर जिगर की बीमारियों से बचाव कर जिगर को स्वस्थ रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो नया सवेरा में बात करते हैं मौसम को लेकर। और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित डीडी न्यूज कॉन्क्लेव में महिला मुक्केबाज निकहत जरीन ने कहा कि खेलों के विकास में मोदी सरकार का बड़ा योगदान है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली इतने बड़े हस्तियों के साथ आके, और मैं तो सबसे यंगेस्ट हूँ इन सबके सामने, बट मुझे इस चीज़ का मौका दिया है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि 9 साल हो गए हैं तो उस चीज़ पे मैं पहली बार तो कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ। और रही बात स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग,
तो गवर्नमेंट ने बहुत स्पोर्ट्स का साथ दिया है, बहुत सपोर्ट किया है। आई रिमेम्बर पहले जब हम नेशनल मेडल जीतते थे तो इंटरनेशनल लेवल की तैयारी करने के लिए कितना फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता था हर एथलीट के लिए, बट अभी ऐसा नहीं है। आप एक नेशनल मेडलिस्ट बन जाते हो तो आपको टॉप स्कीम में आपका नाम आता है, और अभी बहुत सारे खेलो इंडिया कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, उसमें आप खेलो इंडिया स्कीम में आपका नाम आने से आपको मंथली स्टाइफंड मिलता है, ट्रेनिंग के लिए सपोर्ट, सब आपको सब फैसिलिटीज़ मिल रही है गवर्नमेंट के हिसाब से। तो आई थिंक ये एक तरफ से स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, और ऐसे ही अगर हमें आगे भी ऐसे सपोर्ट मिलता रहा तो डेफिनेटली जिस तरीके से हम लोग एथलीट्स परफॉर्म कर रहे हैं हर कंपटीशन में, आगे भी ऐसे कंपटीशन में परफॉर्मेंस देंगे और आने वाले ओलंपिक्स में और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। मेरा 2019 में आया था नाम टॉप स्कीम में, और मुझे पता है कि मुझे कितनी हेल्प हुई है उस पैसों से। मैं अपना मंथली खर्चा जो भी होता था मैं उससे मैं अपना पूरा खर्चा निकालती थी, और डाइट हो गया या सप्लीमेंट्स और ट्रेनिंग के लिए हो गया, तो सब कुछ हेल्प होता है उसके बाद। तो एक इंसान एक इंडिपेंडेंट हो जाता है अपने ऊपर। मैं पहले जब मेरे पास जॉब नहीं थी तो मैं अपने फैमिली की तरफ से सपोर्ट लेती थी मैं, बट जब से मेरा नाम टॉप स्कीम में आया तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला है फाइनेंशियली। तो उसके बाद मैं फ्री माइंड होके मैं ट्रेनिंग किया मैंने, और उसके बाद जो भी कंपटीशन मुझे मिला है वहाँ पे मैंने मेडल जीता अपने कंट्री के लिए। बिल्कुल उम्मीद रखती हूँ कि फिर एक बार मुलाकात हो हमारी, बट जब मेरी पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद, मैं बहुत नर्वस थी, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बोलूँगी, मतलब मेरे कुछ शब्द निकलेंगे भी या नहीं, तो मैं बहुत नर्वस थी उनसे मिलने से पहले। बट जैसे ही हम मिले और वो इतना कैजुअली हमसे बात कर रहे थे, जैसे लगता नहीं, ऐसे लग नहीं रहा था कि हम हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि हमारे घर में जो बड़े लोग होते हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने अच्छे से हमें मुझसे बात की, मैंने बॉक्सिंग क्यों स्टार्ट की, मैंने फैमिली में लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए, वो सब मेरे स्ट्रगल्स के बारे में पूछा, तो अच्छा लगा उनसे बात कर कर, और काफ़ी मोटिवेट भी किया हमें आने वाले कंपटीशन के लिए। पेरिस ओलंपिक्स तो मेरा अल्टीमेट ड्रीम है, बट अभी फ़िलहाल मेरा फोकस एशियन गेम्स पे है, क्योंकि वो एक तरफ से क्वालिफायर्स भी है, वहाँ पे मैं मेडल जीती हूँ तो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होंगी, तो उम्मीद रखती हूँ वहाँ पर मैं गोल्ड जीतूँ और क्वालिफाई करूँ। बहुत अहम बात है निखत ज़रीन करती हुई बॉक्सिंग के ज़रिए कईयों को चित करती हैं, लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट सरकार द्वारा दिया गया है, उससे खिलाड़ियों का जो जज्बा है, जो मोटिवेशन है, देखिए कितना बढ़ता हुआ कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो अब ट्रेनिंग पर फ्री माइंड होकर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो उन्हें कहीं ना कहीं मिल रहा है। बिल्कुल, और सरकार ने इसको लेकर तमाम कवायदें भी की हैं। आप देखिए कि खेलो इंडिया के तहत तमाम ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए, तमाम ऐसे इवेंट्स आयोजित किए गए जहां पर लगातार जो खिलाड़ी हैं वो अपनी प्रतिभा को और ज़्यादा आगे सवार और निखार रहे हैं। और आइए आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के पुणे में एनडीए की जो पासिंग आउट परेड है वो किस तरह की झलकियां हैं उसकी, आप इन झलकियों को देखिए और इनका आनंद लीजिए। और कहते हैं मंत्र हम सभी को एक नई दिशा, नई ऊर्जा देते हैं, जीने की नई राह दिखाते हैं, जिनका अनुसरण कर हमारी दिशा ही बदल जाती है। योग के लिए भी ऐसे कई मंत्र या श्लोक भारतीय ज्ञान परंपरा में कहे गए हैं। ऐसे ही कुछ चुनिंदा मंत्र
हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा योग मंत्र। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन निरंकुश है उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु जिन्होंने मन को वश में करना सीख लिया है और जो उचित साधनों से यत्न पूर्वक प्रयत्न करते हैं वे योग में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और फिलहाल नया सवेरा में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC,